हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जिसमें मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल चल रहा था, उससे आगे के पार्ट हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इसमें मुख्यतः जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, उससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। हम टॉपिक वाइज ही बढ़ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ऐसा हल किया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में क्वेश्चंस का भी अच्छा से हल मिल जाए। तो आइए, आज हम लोग इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 108 तक देख लिया था, तो आगे आज हम लोग देखते हैं 109। तो आप बस सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा, आशा करते हैं आपको लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 109 में देखेंगे। 109 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना। पहला है एक्जिम, आयात निर्यात हेतु आरबीआई, बैंकों का बैंक आईडीबीआई, औद्योगिक वित्तीय बैंक और एफसीआई कमर्शियल संस्थाओं का वित्तीय मदद। तो देखिए, पहला जो एक्जिम बैंक है यह है आयात निर्यात हेतु वित्त बैंक। यह बिल्कुल सही है क्योंकि एक्जिम बैंक की स्थापना संसदीय अधिनियम के तहत 1982 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण के लिए किया गया था। इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यह बैंक मुख्यतः भारत से किए जाने वाले जो निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है एक्जिम बैंक। तो आयात निर्यात हेतु वित्त, यह बिल्कुल सही बात है, जिसकी स्थापना हम लोगों ने देखा 1982 में किया गया था। उसके बाद है आरबीआई। आरबीआई क्या है? जिसकी स्थापना आपको पता होगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम के तहत 1934 के अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना किया जाता है। उसके बाद आईडीबीआई। आईडीबीआई क्या है? औद्योगिक वित्त बैंक है। औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की जाती थी। ये तीनों ऑप्शन सही है। और एफसीआई जो है कमर्शियल संस्थाओं का वित्तीय मदद नहीं है, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह अलग हो जाता है। तो यह हो जाएगा, इसका वित्तीय लेन देन से बैंकिंग से कोई संबंध ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए 110 में कह रहा है कि निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? अब निजी क्षेत्र के बैंक, अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि निजी क्षेत्र के बैंक कहने का क्या तात्पर्य है? तो हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में देखा था कि जो वाणिज्य बैंक है वह मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया था, एक अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वो होते थे जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 में रजिस्टर्ड होते थे। और गैर अनुसूचित वो बैंक होते थे जो भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूची या अधिनियम 1934 के अंतर्गत में रजिस्टर्ड नहीं होते थे, तो वह गैर अनुसूचित कहलाते थे। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत में रहेगा वह अनुसूचित बैंक कहलाएगा, और जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत में नहीं आएगा वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाएगा। अनुसूचित बैंक मुख्यतः कौन होते थे? 5 प्रकार के होते थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक, फिर तीसरा था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा था विदेशी बैंक, पांचवा था निजी बैंक, जिसे हम लोग प्राइवेट बैंक के भी नाम जान सकते हैं। निजी अनुसूचित बैंक जो था वही निजी बैंक है। तो निजी बैंक जो मुख्यतः होता है, यह तो हम लोगों ने देखा कि जो पहला है, जो अनुसूची जो लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 के तहत में ये आएगा ही आएगा, वो कहलाएगा। उसके बाद जो इसमें होता है, इसका जो स्वामित्व होता है निजी बैंक का, वह किसी निजी व्यक्तियों के पास होता है, तो इसमें वह निजी बैंक कहलाता है। तो निजी बैंक में जैसे कौन कौन से हो गए, देखिए हम आपको बताते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये सभी जो हैं वह निजी बैंक है। यानी जो इनका स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति होता है, और जबकि जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं उसका जो हिस्सेदारी मेजोरिटी 51% सरकार के पास में होता है, वह सरकार के मतलब सरकार उसके प्रति जवाबदेह होती है। तो ये होता है निजी बैंक। तो वह क्या था? पहले जो था 26% था, उसके बाद 49% हुआ, और अभी 74% है। तो 26% 2014 से पहले 26% था, 2014 के बाद 49% हो गया। तो अगर पहले का जो बुक आप बना रहे हैं तो उसमें 49% होगा, लेकिन हाल ही में 2021 में क्या कर दिया गया? निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश को 74% कर दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो वो 74 आप मारेंगे। विदेशी निवेशों को उदार बनाने हेतु क्या कर दिया? सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है वो 74% कर दिया। निजी और सरकारी दोनों में वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 111 में आईबीए का तात्पर्य क्या है। आईबीए का मतलब होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये आईबीए है क्या? तो आईबीए एक तरह का एसोसिएशन है जो सारे बैंकों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। यह वो एसोसिएशन है। इसके तहत लगभग 237 बैंकिंग कंपनियों को एक दूसरे से कनेक्टिंग किया गया। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। तो ये है आईबीए, इंडियन एक्सिस बैंक एसोसिएशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 112 में भारत में निजी बैंक की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि निजी बैंक कौन है। निजी बैंक मुख्यतः हम लोगों ने देखा था भारत में जो वाणिज्य बैंक की स्थापना हुआ मुख्यतः दो प्रकार के कौन कौन है। एक अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक कौन है? जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 में जो रजिस्टर्ड है, और जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 में जो रजिस्टर्ड है वो गैर अनुसूचित बैंक हो गया। तो गैर अनुसूचित बैंक में कौन कौन आते हैं? भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेश बैंक और निजी बैंक। तो वही है निजी बैंक। तो निजी बैंक में मुख्यतः कौन कौन था? जिसका जो निजी स्वामित्व तो किसी निजी व्यक्ति के पास उसका स्वामित्व होता है, जिसमें एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, उसके इंडलसेंट बैंक, यस बैंक, ये सभी बैंक निजी बैंक है। तो उसकी जो न्यूनतम चुकता सीआरआर है वह 500 करोड़ कर दिया गया है। तो जो न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए उसके पास 500 करोड़ होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसी समिति में किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया गया था। देखिए नरसी समिति क्या था। तो नरसी समिति जो मुख्यतः है वह 1991 ईस्वी में जो नरसिंहम रहते हैं उन्हीं के अध्यक्षता में लाया जाता है। यह मुख्यतः बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार के लिए लाया जाता है, क्योंकि 1991 ईस्वी में जो आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो उन्हीं की अध्यक्षता में नरसिंहम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित किया जाता है, जो जून 1991 में गठित किया जाता है और दिसंबर 1991 में ये अपना रिपोर्ट सौंपते हैं, जिसमें बैंकिंग संरचना सुधार प्रणाली के संबंध में वो अपना विचार व्यक्त करते हैं। वो 4 देते हैं जो अब भारत सरकार द्वारा अपनाया भी जाता है कि 4 प्रणाली देते हैं। कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय। इस 3 प्रकार से वो संरचना देते हैं बैंकिंग संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 में बीसीसीआई क्या है। ये बीसीसीआई वो बीसीसीआई नहीं है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाला। ये बीसीसीआई है मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन, अंतर्राष्ट्रीय, ये है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। तो इसका मतलब बीसीसीआई का मतलब होता क्या? बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल ऑफ बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कराची था। इसकी जो स्थापना की जाती है, जो उस समय जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, लगभग उनका नाम देखिए भूल रहे हैं, अघा करके नाम था, अघा अबेदी करके, यही उनका नाम रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। नेक्स्ट 115 में देखिए अनुसूचित बैंक ऐसा बैंक है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो भारत में वाणिज्य बैंक है वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक कौन होते हैं? जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और गैर अनुसूचित कौन होते हैं? जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं होते। तो यह ऑप्शन नंबर 4 देखिए लिखा हो, आरबीआई के दूसरी अनुसूची में शामिल यही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? देखिए राष्ट्रीयकृत हो अनुसूचित बैंक। हाँ, अनुसूचित बैंक ये है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक भी उसके अंतर्गत में आता है। राष्ट्रीयकृत नहीं हो ये तो होगा ही नहीं, दूसरे देश में स्थापित हो या तो विदेश बैंक में आ गया। तो ऑप्शन ए और बी जो अनुसूचित बैंक के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन कह रहा ऐसा बैंक है अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है तो जिसमें मुख्य रूप से जो कारण होता है यहीं से उसका क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक में। गैर अनुसूचित बैंक में कौन आते हैं? सभी कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, सहकारी बैंक, जो मुख्यतः 3 स्तर पर उसको रखा गया है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और स्थानीय स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक और अनुसूचित बैंक जो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? अब यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका मतलब होता है इसकी स्थापना कब किया था? तो यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया जाता है? यह किया जाता है 1964 ईस्वी में। क्या होता है? भारत में म्यूचुअल फंड जो व्यवस्था का आरंभ 1964 ईस्वी में किया जाता है। किसके रूप में? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में किया जाता है, जो अमेरिका के US 64 योजना पर आधारित था। अब आपके माइंड में उठा हुआ कि आप अमेरिका का नाम क्यों ले रहे हैं? तो देखिए यूटीआई जो था क्या, यह म्यूचुअल फंड में था। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड मुख्यतः होता है मतलब एक प्रकार का मतलब वित्तीय उसको संस्थान कहिए,
वित्तीय संस्थान कैसा वित्तीय संस्थान? जो क्या होता है, निवेशकों की बचत के अनुभव और कुशलता के साथ उसको संतुलित करता है। यानी जो शेयर बाजार में क्या कर सकते हो, अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा लगाना जोखिम होता है। उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, काफ़ी शिक्षित व्यक्ति चाहिए जो क्या हो, तकनीकी विशेषज्ञ हों, अर्थव्यवस्था के जानकार हों। तो वह हर किसी के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तब क्या करता है, जो म्यूचुअल फंड होता है वह शेयर बाजार में जो जोखिम होता है, उस जोखिम को कम करने के लिए यह अपने रिस्क पर लोगों से पैसा प्राप्त कर लेता है। कौन? म्यूचुअल फंड। और वह अपने जोखिम पर बाजार में निवेश करती है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो एक प्रकार से यह, इसको क्या बोलिएगा आप, एक प्रकार से एक वित्तीय मध्यस्थ है, जो कंपनियों, म्यूचुअल फंड कंपनियों का एक वित्तीय मध्यस्थ है। तो यह, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1964 में किया गया था, जो आधारित था US 64, जो अमेरिका के योजना पर आधारित था। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था वह UTI है। क्या हो गया? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की जाती है, जो अमेरिका के US 64 योजना पर आधारित था। वहाँ भी एक म्यूचुअल फंड था उस समय, US 64 जो अमेरिका का प्रसिद्ध था, वही प्रकार से भारत था। तो आशा करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड समझ में आ गया कि वह वित्तीय संस्थान है जो कंपनियों के बीच मध्यस्थ करता है। यानी जो शेयर का खरीद बिक्री होता है, वह डायरेक्ट आप शेयर बाजार में ना लगाकर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। यह अपने जोखिम पर शेयर बाजार में निवेश कर आपको लाभ सुनिश्चित करता है। यही होता है म्यूचुअल फंड। और एक है GIC है, LIC, SBI, इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। आज आया हुआ है प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? तो भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ करने वाला कौन था? वह था UTI। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देते हैं। क्या होता है कि शेयर बाजार में जोखिम अधिक होता है। इस जोखिम से बचने के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है, और जो म्यूचुअल फंड कंपनियां लोगों से धन प्राप्त करती है तथा अपने जोखिम पर शेयर बाजार में निवेश करती है। चूँकि इसमें जो लोग होते हैं बैठे हुए, वो तकनीकी विशेषज्ञ, अर्थव्यवस्था के जानकार व्यक्ति शामिल होते हैं, अतः इसमें जोखिम कम हो जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड सरकारी, निजी और विदेशी क्षेत्रों में हो सकता है। तो यही है म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले भारत में जो म्यूचुअल फंड आरंभ वह UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में किया गया था, जो क्या था, अमेरिका के बेस US 64 पर आधारित था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है प्रश्न यह भी पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कह रहा, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब होती थी? LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी की होती है। LIC की स्थापना जब होती थी, इसमें लगभग 237 या 243 कंपनियों को इसमें आपस में विलय करके क्या किया जाता है, भारतीय बीमा अधिनियम, यानी जो बीमा अधिनियम 1956 का अनुसरण कर 1956 में बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें 243 कंपनियों का किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय मुंबई है। यह सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है, भारतीय जीवन बीमा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है कि साधारण बीमा निगम GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां हैं? अब एक आपने LIC देखा, LIC क्या था? यह भारत का सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी के साथ सबसे बड़ी निवेशक कंपनी था, जो LIC था, जो बीमा के क्षेत्र में था। अब GIC क्या है? GIC का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC का फुल फॉर्म होता है। अब यह क्या था? यह भारत सरकार द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब किया जाता है? यह 22 नवंबर 1972 ईस्वी को किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 ईस्वी को GIC की स्थापना की जाता है। इसका जो मुख्यालय है यह भी मुंबई है, और LIC का भी मुख्यालय कहाँ था? वह भी मुंबई था। और इसका जो कार्य है GIC का, जनरल इंश्योरेंस, जिसे हो गया जनरल, IC हो गया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो कार्य है वह है साधारण बीमा व्यापार को नियंत्रित और संचालित करना। जो भी साधारण बीमा व्यापार है उसको नियंत्रण संचालित करना। इसके अंतर्गत 4 साधारण बीमा कंपनियां आती है। आप आशा करते हैं जो आप व्हीकल्स लेते होंगे, बाइक लीजिए या 4 व्हीलर लीजिए या अन्य व्हीकल्स लीजिए, यही 4 कंपनियों में से एक कंपनी क्या मिलता होगा आपको? मुख्यतः उसका इंश्योरेंस मिलता होगा। तो इस GIC के अंतर्गत में 4 साधारण बीमा कंपनियां, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। यही 4 साधारण बीमा कंपनियां इसमें शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन बीमा
निगम एलआईसी की कौन सी पॉलिसी मुख्यतः बच्चों के हितार्थ में नहीं, यानी बच्चों के लिए नहीं, जीवन किशोर बच्चों के लिए, जीवन सुकन्या भी बच्चों के लिए, जीवन छाया बच्चों के लिए, लेकिन जीवन सुरक्षा ये बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 में देखिए, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म होता है IRDA। आई का मतलब क्या हो गया? इंश्योरेंस, आर का मतलब हो गया रेगुलेटरी, और डी का मतलब हो गया डेवलपमेंट, और ए का मतलब हो गया अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह इसका हिंदी होता है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। यह मुख्यतः है क्या, पहले ये जानेंगे। यह जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, विनियमन यानी नियंत्रण करना, संवर्धन करना, संबंधित और आकस्मिक मामलों पर कार्य करना तथा पॉलिसी की धारकों का हितों की रक्षा करना, यही काम है IRDA। यानी आप कह सकते हैं कि जो बीमा उद्योग है उसको नियंत्रण करना, उसको संवर्धन करना, उसको उसके तथा जो पॉलिसी उसका लिया हुआ ग्राहक उसको हितों की रक्षा करना, यही कार्य करता है, यानी कंट्रोल करता है किस पर? जो भी बीमा उद्योग है उस पर IRDA के द्वारा वह अपना रूल रेगुलेशन जिस प्रकार से उसको नियंत्रण कर सकता है। तो यही है इसका जो मुख्यालय है, यह कहाँ? यह हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को की गई थी। किसके सिफारिश पर? वह IRDA के गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर IRDA का स्थापना किया जाता है। तो आशा करते हैं कि अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि जो बीमा धारक, जो बीमा उद्योग हैं, जिसमें GIC हो गया, जिसमें 4 गो आ गया, तो उस पर जो नियमन संवर्धन संबंधित आकस्मिक मामलों का कार्य करना तथा पॉलिसी धारक विचार उसका काम किसका? IRDA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 में, RNA मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो अभी हम लोग चर्चा किए थे RN मल्होत्रा समिति ने क्या किया था? IRDA के गठन हेतु RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 19 अप्रैल 2000 को क्या किया गया था? IRDA का स्थापना किया गया था, यानी बीमा क्षेत्र का प्रस्तुत किया गया था रिपोर्ट, जिसके आधार पर फिर IRDA की स्थापना की जाती है। बैंकिंग के लिए मुख्यतः कौन है? ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नरसिम्हा समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 में, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? अब करा स्टॉक बाजार या शेयर मार्केट कहिए, तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यह जानेंगे हम लोग। तो ये इसका जो नियंत्रण है वह सेबी के द्वारा किया जाता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ये सेबी होता क्या है, या सेबी है क्या? तो जो सेबी है इसकी स्थापना कब किया जाता है? ये इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना की जाती है। इसके बारे में जानता है, इसकी स्थापना के बाद क्या किया गया था? इसको 1992 ईस्वी में एक अध्यादेश लाकर क्या कर दिया गया था? इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। इसका जो मुख्य कार्य है सेबी का, यह प्रतिभूति बाजार में क्या करना? निवेशक के हितों का संरक्षण करना तथा उचित कदमों के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विनियमित तथा विकास करना। विनियमित मतलब नियंत्रण करना तथा विकास करना, यानी आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जो निवेशक के हितों का संरक्षण करना तथा क्या करना? प्रतिभूति बाजार में उचित कदमों के माध्यम से उसको नियंत्रण करना और विकास करना, यही कार्य है किसका? सेबी का, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन यानी नियंत्रण और पर्यवेक्षण कौन करता है? वह सेबी करता है। सेबी का कार्य क्या है वह देखेंगे। इसका मुख्य कार्य है शेयर बाजार एवं अन्य प्रतिभूति बाजार को विनियमन करना, शेयर बाजार में अनैतिक व्यापार पर रोक लगाना, यानी और भी बहुत सारे कार्य हैं जो भी शेयर बाजार से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 में देखेंगे, भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय प्रतिभूतियां और विनियमन बोर्ड, तो भारतीय प्रतिभूति यानी क्या हो गया? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको हम लोग करते हैं, उसी का हिंदी हुआ भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। तो इसकी स्थापना हम लोगों ने बताया कि 1988 ईस्वी में किया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है? 1992 ईस्वी में एक अध्यादेश लाया जाता है 1992 में। उसके बाद इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है। उसके बाद यह क्या हो जाता है? यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाता है। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है तो 1988 में हो जाएगा। अगर पूछ देता वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 ऑप्शन मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया वही है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, आप जिसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। कभी उसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो 1988 में स्थापना होता है। फिर 1992 ईस्वी में 4 साल बाद क्या किया जाता? एक अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश आपको मालूम होगा जो हाल ही में अभी किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है, जिसमें क्या किया गया था? सरकार के द्वारा अध्यादेश लाकर इसको लाया गया था। तो उसी तरह से अध्यादेश लाने का जो कार्य होता है वह क्या होता है?
जब कभी विशेष परिस्थिति में जब कोई कानून या कोई विधेयक लाना आवश्यक हो, तो उस परिस्थिति में जब सदन नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वह अध्यादेश ला सकता है। उसको 6 महीना के अंदर में पारित कराना आवश्यक होता, नहीं तो अनवैलिड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 के बाद 127 में। 127 में सेबी के कार्यों में सम्मिलित, सेबी के कार्यों में क्या सम्मिलित है। अब सेबी का क्या कार्य है, तो सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की जाती है और उसको वैधानिक दर्जा 1992 में प्राप्त किया जाता है एक अध्यादेश को लाकर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो अभी 3 हम लोग आया लगातार, LIC आया, GIC आया और सेबी आया, तीनों का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब हम लोग पढ़ते हैं उसका कार्य क्या है। स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमन करना, बिल्कुल है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो सेबी का मुख्य कार्य क्या है, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों का निवेशक के हितों का संरक्षण करना तथा उचित कदम के माध्यम से प्रतिभूति जो बाजार है, जो प्रतिभूति बाजार है, उसको विनियमित तथा विकसित करना, ये कार्य होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, बिल्कुल सही बात है। स्टॉक एक्सचेंज, अब आपके माइंड में उठ रहा होगा ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, किसी कंपनी के खरीदे गए जो शेयर होते हैं, जब कोई निवेशक किसी इच्छुक निवेशक को वह शेयर बेचना चाहता है, तब क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और वह प्लेटफॉर्म क्या करता है, उन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करता है, खरीदने वाला और बेचने वाला के बीच में। वही जो प्लेटफॉर्म संपर्क स्थापित करता है उसी को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो आसान भाषा में क्या कह सकते हैं कि खरीदे गए शेयरों को जब कोई निवेशक किसी अन्य इच्छुक निवेशक को बेचना चाहता है, तब एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन दोनों निवेशकों के बीच संपर्क स्थापित होता है और इसी प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म स्थापित होता है, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। यानी कह सकते हैं शेयरों के खरीद बिक्री वहाँ पे होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना बिल्कुल सही बात है, उसका नियंत्रण करना, शेयर बाजार में संबंधित अनुचित धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, हाँ बिल्कुल इसका कार्य, इसका यह भी कार्य कि प्रतिभूतियों के जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है उस पर भी रोक लगाना। और हाल ही के वर्ष 2002 में सेबी संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, इनसाइडर ट्रेडिंग कोई सबको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रण करना, यह भी सही बात है, जो प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को क्या करना, उसको नियंत्रण करना। तो उपयुक्त सभी यह सेबी का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 में बुल एंड बियर शब्दावली क्या है। देखिए बुल एंड बियर, यह जो संबंध है यह मुख्यतः बुल का मतलब होता है बैल, बियर का मतलब होता है भालू। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। मुख्यतः शेयर मार्केट से संबंधित है, स्टॉक मार्केट वही शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट कहिए। जब शेयर बाजार में तेजी होता है तब बाजार के सूचांक ऊपर चले जाते हैं। जैसे शेयर बाजार में तेजी आया तो क्या होता है, सूचांक जो ऊपर चला जाता है और उसे बुल कहते हैं, उसी को बुल कहते हैं। और बियर, जब शेयर बाजार में क्या होता है और जब नीचे चला आता है सूचांक तो उसको बियर कहते हैं, यही उसका अर्थ है। तो स्टॉक मार्केट से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 में। 129 में कह रहा है शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है। अब बताइए कि शेयर बाजार के कार्यप्रणाली है उसका विनियमन, विनियमन का दूसरा अर्थ होता है, वह होता है नियंत्रण करना। तो कौन करता है, वह सेबी करता है। हम लोगों ने अभी देखा कि सेबी के माध्यम से निवेशकों का, जो शेयर बाजार में निवेशकों का हितों का संरक्षण किया जाता है तथा उचित कदम के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को क्या किया जाता है, जो प्रतिभूति बाजार है उसको नियंत्रण किया जाता है। प्रतिभूति वही सिक्योरिटी हो गया और उसका विकसित किया जाता है, तो सेबी हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1982 में, वैधानिक दर्जा 1992 में एक अध्यादेश लाकर किया जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी थी। देखिए भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, अगर रहता थी तब 24 होता, क्योंकि अभी हाल ही में क्या किया गया, सौराष्ट्र वाला जो बहुत दिन से पड़ा हुआ था उसको बंद करके 23 हो गया। तो सौराष्ट्र वाला बंद कर दिया गया, अभी हाल ही में 23 है। तो अगर प्रश्न आ जाएगा तो कितना मारना है, 23 मारना है। नेक्स्ट देखिए 31 में भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या। तो अभी हम लोग बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, जो निवेशक होता है, यानी जो दोनों निवेशक होते हैं जो शेयर को बेचना चाहते हैं, शेयर को खरीदना चाहते हैं के लिए जो दोनों के बीच संपर्क स्थापित करता है, वह प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन था, वह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना
1975 में की जाती है, 1975 ईस्वी में। तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सिर्फ भारत का ही पुराना नहीं है, पूरे एशिया का सबसे पुराना और सबसे पहला आता है। अगर आपके माइंड में जब हम बता दिए भारत का प्रथम, एशिया में का प्रथम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वर्ल्ड का कौन था? तो वर्ल्ड का उस समय था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, 1602 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। वह कहाँ था? वह हॉलैंड में था। तो वह आपको नॉलेज की दृष्टि से याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1991 में की जाती है। हालांकि सबसे बड़ा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है। उसके बाद राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज आता है, फिर दिल्ली स्टॉक, फिर OTECI। OTC क्या है? OTCI का मतलब हो गया, इसका हो गया अदर, देखिए इसका ध्यान से उठ रहा है, इसका फुल फॉर्म अदर, अच्छा ये याद आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। देखिए अभी दिमाग से निकल गया। OTCI ये मुख्यतः लघु और मध्यम उद्योग को के लिए यह स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 132 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। यही बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है जो क्या है, पूरा एशिया का सबसे पहला है और वर्ल्ड का दूसरा था उस समय। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट है 133 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस संस्तुति के आधार पर हुई थी? तो देखिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना जो होती है वह वर्ष 1991 में गठित फेरवानी समिति, जो फेरवानी समिति होता है उसी की अनुशंसा के आधार पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा क्या किया जाता है? वर्ष 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जाती है फेरवानी समिति के आधार पर। नरसिम्हा समिति अभी है बैंकिंग कर प्रणाली में। महालनोबिस क्या था? हम लोगों ने देखा था ये पंचायती वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 में है सेबी ने पिछले कई वर्षों में निष्क्रिय पड़े स्टॉक एक्सचेंजों को मान्यता प्राप्त 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 हो गई। जिसकी अभी चर्चा किए थे कि सेबी क्या करता है कि 2007 को एक जो लंबे समय से क्या था, पड़ा हुआ था, जब उसमें यूज नहीं हो रहा था, ऐसे ही सिर्फ मान्यता प्राप्त था लेकिन उसका यूज नहीं था, तो उसको हटा दिया गया। वही सौराष्ट्र वाला था, तो ध्यान में रखिएगा सौराष्ट्र वाला जो था उसको हटाकर क्या कर दिया गया, उसी को हटाने के बाद अब कितना हो गया? वह 23 हो गया। सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज उसका नाम था, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 135 में भारत बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक। अब आपके माइंड में उठा हुआ शेयर मूल्य सूचांक, यह क्या होता है? देखिए जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक क्या है, वह है सेंसेक्स भी है, डोलेक्स भी है, S&P निफ्टी 50 भी है। यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचांक। अब आपके माइंड में उठा होगा कि यह जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मूल्य सूचांक क्यों पूछा गया, क्या होता है मूल्य सूचांक? थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे तो देखिए जो सेंसेक्स है यह जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। क्या है यह? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि संवेदी सूचांक, जिसको हम लोग देखे थे ना कि संवेदी सूचांक का जो निर्माण है 1986 में किया गया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको इंग्लिश में बेंचमार्क इंडेक्स के भी जानते हैं, संवेदी सूचांक के रूप में भी जानते हैं। इसमें मुख्यतः संवेदी सूचांक के अंतर्गत जिसको हम लोग बोलेगा क्या, बेंचमार्क इंडेक्स के अंतर्गत में क्या 30 कंपनियां संबंधित हैं, यानी इसके अंतर्गत में 30 कंपनियों का लिस्ट रखा गया है। तो वही है स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनियों के अंतर्गत रखा गया है, और सेंसेक्स और निफ्टी यही भारत के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क इंडेक्स हैं, यानी संवेदी सूचांक है। तो यह हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, 135 का सही जवाब हो जाएगा। ये सभी सेंसेक्स भी हैं, डोलेक्स भी हैं, ये सभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य का सूचांक है, यानी शेयर जो होता है उसका मूल्य और सूचांक। इसमें देखिए सेंसेक्स में कितना था, हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें मुख्यतः 30 कंपनियों को रखा गया था। इसमें मुख्यतः 30 शीर्ष कंपनी से संबंधित था, और इसका एक टीम गठन होता है हर साल, जो उसको नियमन हर बार उसको देखता है, जो भी खराब प्रदर्शन कंपनी करता है उसको इस टीम का जो संगठन होता है बनाया हुआ रहता है, वह उसको निकाल कर फिर दूसरी कंपनी को ले लिया जाता है। तो इसमें 30 बड़ी शीर्ष कंपनियाँ होती है सेंसेक्स में, जो इसका क्या है, उसका सूचांक है, शेयर मूल्य सूचांक है। नेक्स्ट देखिए 136 में देखेंगे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी मूल्य शेयर सूचांक कितनी कंपनियां। अब करा BSE, तो BSE में क्या हम लोगों ने देखा था कि जो BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है उसमें संवेदी मूल्य सूचांक का निर्माण
वह 1986 में किया जाता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचांक के अंतर्गत में 100 शीर्ष कंपनियां थी और संवेदी शेयर सूचांक में, संवेदी शेयर सूचांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स में 30 शीर्ष कंपनियों को रखा गया था, जिसका क्या था, शेयर मूल्य सूचांक क्या था, सेंसेक्स था। तो उसके बाद है निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचांक है। तो निफ्टी किसका है शेयर मूल्य सूचांक, तो निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत में 50 शीर्ष कंपनियों को लिया गया है और उस 50 शीर्ष कंपनियों का शेयर मूल्य सूचांक निफ्टी दिया गया है। तो ये सभी शब्द को ध्यान में रखिए कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। तो एक प्रकार का वह शेयर मूल्य का सूचांक है, शेयर मूल्य का सूचांक है, यानी निफ्टी है। तो निफ्टी जो आ रहा है वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है। इसके अंतर्गत में 50 शीर्ष कंपनियों को रखा है और वही सेंसेक्स जो वह भी शेयर मूल्य सूचांक है, एक तरह से इंडेक्स है। उसमें क्या है, उसमें 30 शीर्ष कंपनियों को रखा गया है, उसका शेयर मूल्य सूचांक है। तो इस तरह से इस चीज़ को समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OTECI, अब आ ही गया जिसको हम लोग फुल फॉर्म वहाँ पर देख रहे थे। OTCEI क्या है, इसका मतलब होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यही होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यह मुख्यतः जो है इसकी जो स्थापना है यह लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों के स्थान पर किया गया था। इसका स्थापना मतलब लघु और जो मध्यम उद्योग के इकाइयों के लिए किया गया था, जो भारत में प्रथम ऑनलाइन और व्यापार सुविधा संपन्न कंप्यूटरीकृत एक्सचेंज है। तो आप इसका कह सकते हैं आर्थिक नीति के लिए इसका क्या किया गया था, इसका लाया गया था, जो मुख्यतः कंप्यूटरकृत और सुविधा संपन्न है और भारत का प्रथम ऑनलाइन व्यापार है, यही है OTCI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित शेयर मूल्य सूचांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों का शेयर मूल्य सूचांक है। अब बताइए, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित शेयर मूल्य सूचांक सेंसेक्स में कितनी कंपनियां, अभी हम लोगों ने देखा था उसमें क्या है 30 बड़ी कंपनियां हैं। और हाँ, इसके थोड़ा सा OTCE के बारे में देख लेते हैं। OTECI जिसका हम लोग फुल फॉर्म था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब किया जाता हुआ 1990 में किया जाता है। यह क्या था, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों के एक्सचेंज के रूप में भारत में प्रथम ऑनलाइन व्यापार सुविधा संपन्न कंप्यूटरीकृत एक्सचेंज की स्थापना की जाती है। इसका जो इस पूंजी का जो स्तर है इसमें मुख्यतः 30 लाख से 25 करोड़ तक इसको लिमिटेशन रखा गया। तो यह भी क्या, एक ऑनलाइन व्यापार सुविधा संपन्न कंप्यूटरीकृत एक्सचेंज ही है। नेक्स्ट देखिए, OTCI हो ही गया, फिर चुनिंदा कंपनी हो ही गया। नेक्स्ट 140 में देखते हैं। 140 में कह रहा है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के राष्ट्रीय सूचांक पर कितनी शेयर मूल्य निर्धारित है। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के राष्ट्रीय सूचांक पर कितनी मूल कंपनियां के शेयर हैं। तो राष्ट्रीय सूचांक पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय सूचांक पर कितना कंपनी है, वह 100 कंपनी है। और यही पूछता बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी मूल्य सूचांक पर कितना कंपनी है, तो वह है 30। उसका जो शेयर मूल्य सूचांक क्या है, उसका सेंसेक्स है। इसका राष्ट्रीय मूल्य सूचांक पर कितना कंपनी है, वह 100 है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे, संवेदी और राष्ट्रीय सूचांक पर कितना है। फिर दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, पहले जानेंगे कि दलाल स्ट्रीट ये है क्या। देखिए दलाल स्ट्रीट क्या है। वास्तव में इस एक्सचेंज का प्रथम जन्म स्थान जो हुआ था वह 1850 ईस्वी में कहाँ होता है, मुंबई में होता है। वहाँ पर क्या होता है, एक वृक्ष होता है बरगद का, 1850 का ही बात है। सोचिए बरगद का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे दलाल लोग सभी एकत्रित होते थे और वहाँ पर क्या करते थे, खड़ा होकर शेयरों का मतलब खरीद बिक्री करते थे। धीरे धीरे दलालों की संख्या बढ़ने लगी, तब वह अपना स्थान परिवर्तन करने लगे। फिर वैसे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को एहसास होने लगा कि कोई एक अस्थाई जगह होना चाहिए। तब वही सिलसिला बढ़ते बढ़ते अंत में 1874 ईस्वी में क्या होता है, अस्थाई जगह निर्धारित की जाती है और यही स्थल स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है, जो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी जोन्स क्या है। डी जोन्स क्या है, अब देखिए जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक क्या है, जिसमें 30 कंपनियां लिस्टेड है, उसका सेंसेक्स, उसी प्रकार डी जोन्स जो है वह अमेरिका का न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है। अब डी जोन्स के अंतर्गत में कितना कंपनी है, इसमें भी डी जोन्स के अंतर्गत में भी 30 कंपनियाँ हैं। तो ध्यान में रखिएगा, डी जोन्स अमेरिका का शेयर मूल्य सूचांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निक्की। देखिए ये सभी क्वेश्चन से आप परिचित होंगे, शायद आप पहले समझ नहीं पा रहे होंगे तो आपका प्रश्न समझ में नहीं, लेकिन आशा करते हैं हमारे समझाने के बाद आपको समझ में आया होगा। तो निक्की क्या है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था भारत में जो शेयर मूल्य सूचांक हैं
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जिस तरह से सेंसेक्स देखा था जिसमें 30 शीर्ष कंपनियों को रखा गया था, उसका शेयर मूल्य का निर्धारण किया गया था, सेंसेक्स था, उसी प्रकार निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शीर्ष मूल्य सूचांक है, यानी टोक्यो का शीर्ष मूल्य सूचांक है। इसमें 225 बड़ी कंपनियों को रखा गया है, यानी उसके प्रदर्शन को वो मापता है, वह क्या कहलाता है, निक्की कहलाता है। तो ये टोक्यो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम, तो टोक्यो में स्थित क्या था, वह निक्की था। डी जोन्स कहाँ का था, यह न्यूयॉर्क का था। आगे हम लोग देखिए 145 में करा कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चलिए, पहला है डी जोन्स न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने देखा डी जोन्स क्या है, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचांक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है। और उसके बाद है FTSE, FTSE 100, यह लंदन का है, यह लंदन का शेयर मूल्य सूचांक है, स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है। FT का मतलब हो गया फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज, तो फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज 100, इसमें 100 कंपनियों को लिस्टेड किया गया है, यानी 100 शीर्ष कंपनियों को रखा है, उसका शेयर मूल्य सूचक FTSE है। तो 1 और 3 पर्याप्त है और दूसरा गलत है। 46 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक, देखिए सब समझ में आ रहा है ना, निक्की, क्योंकि आप एक बार आपको समझा दिए कि जो शेयर मूल्य सूचांक क्या होता है, उसी प्रकार से सभी देश का अलग अलग होता है। जो स्टॉक एक्सचेंज होगा, जितने कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड होगी, उसके अनुसार उसका मूल्य शेयर मूल्य सूचांक उसका निर्धारण किया जाएगा। जिस तरह से निक्की हम लोगों ने देखा टोक्यो का था, डी जोन्स अमेरिका का था, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि न्यूयॉर्क का क्या था, न्यूयॉर्क का तो डी जोन्स हो गया। उसके बाद ये कहाँ का था, लंदन का क्या था, FTSE था, फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज था, जिसमें 100 कंपनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक 1 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक था। तो 1 लाख करोड़ रुपये पहला बैंक था सबसे पहले, वो SBI मान लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा SBI है जो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा शाखा है, इसका पूरा शाखा 24,000 शाखा है, तो SBI ही होगा अगर आप एक गेस के आधार पर मारेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में, भारत में कागजी नोट मुद्रा का जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। यह 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी का है रिजर्व बैंक के पास में है, यह ध्यान में रखिएगा। इसकी चर्चा पहले भी हुई है हम लोग को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो होता है, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1935 ईस्वी में क्या किया जाता है, RBI की स्थापना किया जाता है। और 1949 ईस्वी में, ये लगभग 1949 1 सितंबर है, 1 सितंबर 1949, एक बार आप देख लीजिएगा, छोटा डेट क्या है, 1 सितंबर नहीं याद आएगा, 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 में देखिए, मुद्रा का के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है। अब कह रहा अवमूल्यन, अब बताइए मुद्रा के अवमूल्यन में क्या होता है। चूँकि आपको मालूम होगा मुद्रा का मूल्यन क्या होता है, कि जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना, यह अवमूल्यन कहलाता है। यह ऐसा किस लिए किया जाता है, मुख्य रूप से किया जाता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि निर्यात अधिक हो सके। अब जैसे ही विदेशी क्या करेंगे, स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करेंगे, तो बाहर के जो लोग होगा वो सोचेगा वहाँ सामान सस्ता है, जल्दी से वहाँ से सामान को मंगाना सोचेगा, कम पैसा में उसको हो जाएगा, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 में कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार कार्यवाही क्या है। देखिए खुला बाजार कार्यवाही क्या है, देखिए इसकी खुला बाजार कार्यवाही की चर्चा हम लोग कहाँ किए थे, जब मुद्रास्फीति की नियंत्रण की बात आई थी, तब हम लोगों ने देखा था कि जो मुद्रास्फीति का नियंत्रण है वो साख विधि के माध्यम से बैंक दर में वृद्धि करता था, खुला बाजार नीति को अपनाकर किया गया था। तो खुला बाजार नीति क्या होता है, यह होता है अगर मार्केट में तरलता ज़्यादा है तो RBI क्या करता है, बॉन्ड्स को बेचता है, अगर तरलता कम है तब RBI बॉन्ड्स को खरीदता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खुला बाजार नीति कहते हैं, यानी ओपन मार्केट पॉलिसी। यानी आप कह सकते हैं कि खुला बाजार कार्यवाही का मतलब हो गया क्रय विक्रय सरकारी बॉन्डों का, यह होता ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है, आपका सस्ती मुद्रा यानी मुद्रा का सस्ता होना। अब आप याद करिए कि सस्ती मुद्रा कब होता था, मुद्रास्फीति में होता था, इन्फ्लेशन में होता था। इन्फ्लेशन में क्या होता था, इन्फ्लेशन में होता था कि मुद्रा का मूल्य यानी उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती थी और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता था। तो यह होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्याज दर भी सस्ता हो जाता है। तो ऑप्शन में चारों पढ़िए, बचत का निम्न दर, इसका बचत का कोई आशा नहीं, आय का निम्न स्तर जीवन, तो क्या होता है, ब्याज का दर कम हो जाता है। यही होता था ना कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए क्या कहता है, ब्याज दर में वृद्धि किया जाता था साख नियंत्रण में के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 में, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में, और किसके रूप में उसको घोषणा करना होता है, मतलब वैध मुद्रा के रूप में, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यही है, 2 ऑप्शन होगा। तो ध्यान में रखिएगा, IMF के नियम के अनुसार हर सदस्य को जो वैध मुद्रा का समूल्य किसके अनुसार करना पड़ता है, अमेरिकी डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। ऐसा नहीं स्वर्ण मार दीजिएगा, स्वर्ण क्या था,
वह स्वर्ण था। जब हम लोग CRR रिजर्व देखे थे उसमें चर्चा की गई थी 115 जो होना चाहिए, 115 करोड़ होना चाहिए, वह स्वर्ण की मुद्रा के मूल्य में होना चाहिए, और 75 करोड़ वह कैश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो क्या स्थिति होती है। देखिए मुद्रा बहुत अधिक हो, अब आप बताइए मुद्रा बहुत अधिक हो, अब जैसे ही मुद्रा अधिक हो तो जिम्बाब्वे का उदाहरण आता है कि क्या हुआ था, एक समय में वहाँ का वित्तीय स्थिति खराब था, तो वहाँ की केंद्रीय बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, अत्यधिक मुद्रा का छापा जाता है, जिसके कारण मुद्रा अत्यधिक मार्केट में हो जाती है और वहाँ का जो क्या होता है अर्थव्यवस्था क्रैश कर जाता है, तो लास्ट में अमेरिकी डॉलर को अपनाया जाता है। तो ये था, तो मुद्रास्फीति हो जाएगा वह स्थिति, माल एवं वस्तु कम हो जाता है क्योंकि इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ भी जाता है। अब कम क्यों होगा, जैसे मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, कम जाएगा, लोगों के पास मुद्रा अत्यधिक हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य कब कम हुआ कि ज़्यादा मात्रा में पैसा आ गया मार्केट में। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है, पहले आपको समझना होगा बैंक दर क्या होता है। बैंक दर वे दर होता है जिन पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को लोन देती है। क्या है बैंक दर, जिसमें रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देती है, वो रिजर्व बैंक कहते हैं। तो वही बैंक दर में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है बाजार दर पर, ब्याज का बाजार दर पर होता है। तो क्या है, बाजार का ब्याज दर, वही है बाजार का ब्याज दर पर प्रभाव पड़ता है। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 में देखिए, बैंक दर वह दर, अभी हम लोग बताए थे बैंक दर वह दर है जिसमें वाणिज्य बैंक बैंकों को उधार देता है, लोन देती है। तो सी नंबर, RBI वाणिज्य बैंक को उधार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 में, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण यानी तरलता की प्रवृत्ति होती है वह क्या कराता है, जो विदेशी मुद्रा, तो उसे हॉट मुद्रा कहते हैं, गर्म मुद्रा। इसमें क्या होता है, शीघ्र तरलतम की आवश्यकता होती है। दुर्लभ मुद्रा कौन हो गया, दुर्लभ मुद्रा हो गया हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी कौन हो गया, जिसका जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में क्या हो, आपूर्ति कम हो, वह दुर्लभ तुर्ला। सुलभ मुद्रा क्या हो गया, जिसकी क्या हो, यानी कि मांग की तुलना में उसकी जो क्या है उपलब्धता अत्यधिक हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो वह सुलभ मुद्रा हो गया क्योंकि आसानी से मिलेगा, जितना मांग है उससे ज़्यादा उपलब्ध है। स्वर्ण मुद्रा तो स्वर्ण पता ही होगा, स्वर्ण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 में, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, वह 1 रुपये के सिक्कों को छोड़कर पहले लिख दिया है, क्योंकि 1 रुपये के नोट और सिक्कों का अधिकार वह क्या इसके पास है, ये वित्त आयोग के पास है। तो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 157 के बाद 158 में कह रहा है कि वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हा समिति 1991 स्थापित करने का सुझाव क्या था। अब देखिए 1991 में जो नरसिम्हम समिति था वह क्या कहे थे, उन्होंने कहा था मुख्यतः, अब नरसिम्हा समिति की बात की जाती तो यह आया क्यों था, वह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया जाता। क्या होता 1991 ईस्वी में आर्थिक संकट का सामना कर रहा होता, उसी समय में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए जून 1991 ईस्वी में किनकी अध्यक्षता में, नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता। दिसंबर में वो अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और वही रिपोर्ट में वह क्या करते हैं, वह बहुत सारा संशोधित देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अपनाया जाता है बैंकिंग 4 स्तरीय अधिकतम प्रणाली को देते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 में देखिए, सरकार अर्थोपाय यानी वेज ऑफ मीन्स एडवांस लेती है, वह किस रूप में लेती है, कौन लेती है, वो RBI लेता है, जिसमें देखते होंगे ना CRR के रूप में लेता है, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, नगद और अच्छी अनुपात के रूप में 200 करोड़ रुपये लेती है। तो ये सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, कौन, RBI लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। तो किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख, देखिए पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न पूछा गया कहीं, किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक यानी वास्तविक मजदूरी के, आपको ब्रैकेट में समझने के लिए वेतन भी लिख दिया, का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। तो जो मुद्रा का जो क्रय शक्ति होगा यानी मुद्रा का जो वास्तविक मान होगा वही ना उसका वास्तविक मजदूरी कहलाएगा। तो आप ऑप्शन पढ़िए, अतिरिक्त आमदनी, ये इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। कार्य की प्रकृति वास्तविक मजदूरी। चलिए आगे पढ़िए, पदोन्नति की संभावना, ये तो बिल्कुल इससे कंटेंट नहीं है। अब थोड़ा सा बचा, कार्य का पद प्रकृति बचा और मुद्रा का क्रय शक्ति। तो करा वास्तविक वेतन का मुख्य निर्धारण क्या है, यानी उसका वास्तविक मजदूरी वेतन कब मिलेगा, जो मुद्रा का उसको क्रय शक्ति रहेगा उसी से वो निर्धारण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त है, क्योंकि मुद्रा के क्रय के शक्ति के अनुसार ही ना मार्केट में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सभी स्टैगफ्लेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161 में,
भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, बताइए। अब पहले आप राष्ट्रीयकृत बैंक है, अब मुख्यतः राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? फेडरल बैंक निजी बैंक है, तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं। अब आपके माइंड में उठा होगा राष्ट्रीयकृत बैंक ये होता क्या? आप मुख्यतः आप ये जानिए कि भारत में वाणिज्य बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक वो होते हैं जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, वह अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में नहीं होते हैं वो गैर अनुसूचित होते हैं। अनुसूचित बैंक कहता है 5 प्रकार के होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक और निजी बैंक। वही निजी बैंक हो गया जो ये अन्य बैंक के रूप में भी जाना था, वही फेडरल बैंक है। इसके साथ साथ में और है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक, ICICI बैंक, ये सभी हो गया सब निजी क्षेत्र के बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक प्रश्न और था ना कि निजी क्षेत्र में FDI के लिए कितना सरकार मंजूरी दे दिया था? तो पहले था 26 2014 से पहले, फिर 2014 में हुआ 49, अभी हो गया 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किस एक पूर्ण का स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था है? एक प्रश्न पहले भी आया था, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आवास के लिए कौन बड़ी, तो क्या होगा? राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना RBI की सहायक संस्था के रूप में कब हुआ था? जुलाई 1988 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य कार्य क्या है? आवास संबंधी आवश्यकताओं का वित्तयन करना। तो क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक का यह अनुषंगी यानी क्या है? कौन सा संस्था है? इसका सहायक संस्था। अनुषंगी मतलब उसका सहयोगी होता ही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया। अब हम लोग किसी अगले टॉपिक के साथ अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्योंकि पिछले जो भी 3 अलग अलग टॉपिक हुआ, तीनों टॉपिक अलग अलग है। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी जो भी क्यूरी, प्रश्न, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं।